चलिए सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट रेशोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सर रेशो का एज ए ऑडिटर क्या रोल हो सकता है। अगर आप लोगों को एक मौका दिया जाए इस बात को लिखने के लिए, क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, आप एक रेशो एनालिसिस से क्या पता कर सकते हैं। एक एज ए ऑडिटर एनालिसिस तो कर सकते हैं, वो तो लिखा ही है रेशो एनालिसिस, क्या कर सकते हैं। अगर आप ये बात सोच पा रहे हैं कि सर रेशो से हम कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमने पढ़ी थी, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, रेशोस का एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन एरियाज को, तो रिस्क अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि व्हाट इज द प्राइम पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो व्हाट आपका क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी योर आंसर। कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइम पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो क्या आंसर देंगे आप लोग। इतनी इस बात, बोर्ड अंडरस्टैंडिंग, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, ये सब जनरल बातें लिख रहे हैं। सर रेशो एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर का जो प्राइम पर्पस है वो रिस्क को असेस करना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क का असेसमेंट ही क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं तो आपको बहुत सारे रेशोज से पता करना होता है। जैसे आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठाई, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये रेशो आपका जो देखने को आपको मिल रहा है, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशोज हैं या इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड रेशो है। सबसे पहले तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सर ये रेशो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, बिकॉज यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें करंट रेशो, तो करंट रेशो बात करता है एक कंपनी की लिक्विडिटी बताता है। क्या बताता है, कंपनी की लिक्विडिटी की, आपके पास करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितनी करंट एसेट है। तो एक ऑडिटर जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में उसको पता चल जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आंसर देना। हमने एक, हमारा करंट रेशो 2 है, करंट रेशो हमारा 2 है, और हमने एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, व्हाट इंपैक्ट ऑन करंट रेशो। करंट रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इमीडिएटली 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए कि सर अगर हमने एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया करंट एसेट्स के, करंट रेशो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नो इंपैक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, फटाफट आंसर। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नो इंपैक्ट। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं, मैंने बोला एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है, व्हाट इंपैक्ट ऑन करंट रेशो, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट डिक्रीज, नो इंपैक्ट कह रहे हैं। तो सर ऐसे आंसर में आप सिमुलेशंस में गलती कर जाएंगे। तो सर प्रूफ कीजिए, चलिए प्रूफ करते हैं। मेरी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी मैंने यहां पर एक सैंपल के बेसिस पे मेंशन कर दिया है। लेट से मेरी करंट असेट्स 1000 थी और मेरी करंट लायबिलिटी 500 थी, तो इसका मतलब मेरा करंट रेशो 2 होगा। यस सर, करंट रेशो आपका 2 है। अब मैंने बोला एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, लेट से मैंने 100 का लोन लिया है, तो मेरी करंट एसेट जो पहले 1000 थी, लोन लिया तो पैसा तो आ गया 1100, बट क्या करंट लायबिलिटीज में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ सर, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है। तो लॉन्ग टर्म लोन क्या करंट लायबिलिटी में आता है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। तो आप 1100 को जरा 500 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है। ऑब्वियस सी बात है सर, 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 2, जो भी आप कैलकुलेटर, 2.2। तो सर 2.2, तो इसका मतलब सर हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आना है, हमें एनालिसिस करना है कि करंट एसेट्स बढ़ रही है लेकिन करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो यहां पर क्या होगा, करंट रेशो मेरा इंक्रीज हो गया। तो अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि आपका करंट रेशो प्रीवियस ईयरली 2 था और नाउ इस साल
3 है. What are the reason behind for increasing? Give me a 3 reason. चलिए मेंशन कीजिए आप लोग. लास्ट ईयर 2 था, इस साल 3 हो गया है. गिव मी 2 to 3 रीजंस. आप लोगों को मेंशन करना है चैट बॉक्स में. आप सभी लोग लाइव बैठ के पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस कीजिए. बीइंग ए ऑडिटर आपको ये पता करना है. व्हाट आर द रीजन? दो से तीन रीजन लिखना कि सर 2 से 3 हो गया. तो हम यहां पर रीजन देखें तो हमें अगर 2 से 3 लिखा है तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए. हमें यहां पर सबसे पहले लिखना चाहिए कि ओल्ड वाला है 1000 डिवाइडेड 500, तो मतलब 2 आ गया. इतना तो हम कर ही सकते हैं एग्जाम में भी. यहां पर हम कर सकते हैं 1500 डिवाइडेड बाई 500. इसी कंडीशन में 3 होता है. तो पहली कंडीशन क्या दिख रही है आपकी? तो सर पहली कंडीशन तो आपकी दिख रही है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 1000 से 1500 हो गई है तो इसका मतलब हमारी करंट असेट्स इंक्रीज हुई है. तो हमने एरो बना दिया, करंट असेट्स इंक्रीज हुई. तो पहला रीजन ये हो सकता है. और फिर से हम एक बार करके देखें कि और कौन सी कंडीशन में ये आ सकता था 3. तो मैं अगर ऐसा लिखूं 1000 डिवाइडेड बाई 3333 में आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा. तो दूसरा कंडीशन क्या है? करंट लायबिलिटी कहीं ना कहीं क्या हुई है हमारी? डिक्रीज हुई है. तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आपने अगर करंट लायबिलिटी का पे ऑफ करने से क्या करंट रेशियो डिक्रीज होता है, यस और नो? मैं अगर आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछूं कि क्या सिंपली करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करने से करंट रेशियो डिक्रीज होता है क्या, यस और नो? कितने लोग यस बोलते हैं, कितने लोग नो बोलते हैं? फटाफट आंसर चाहिए मुझे कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने से करंट रेशियो डिक्रीज होता है. तो सर हम फिर फंस जाएंगे. तो हमें यहां पे वापस एक फिगर रख के देखना चाहिए. सर रखो आप, लेट से करंट एसेट्स भी हमारी 1000 थी, करंट लायबिलिटी हमारी 1000 थी. हम तो रख के देख रहे हैं. तो हमने यहां से 100 यहां से कम किया, 100 यहां से कम किया. तो क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जरूरी नहीं है. तो सर अभी भी 1 है. तो हमेशा कम होता है क्या? सर हमेशा कम होता है जरूरी नहीं है. अगर इक्वल अमाउंट से करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. आप देखिए सर, पहले भी 1000 डिवाइडेड बाई 1000 करो तो 1 आता था. अब 900 डिवाइडेड बाई 900 करो तो 1 आता है. तो सर इक्वल अमाउंट से तो कोई आप सर उल्टा करके देखते हैं इक्वल की जगह. सर हर बार इक्वल ही करना पड़ेगा. तो पहले अगर एक रेशो था इसीलिए ये हुआ. अब हर बार ऐसा होगा क्या, चेक करते हैं. अब हमने क्या किया, रेशो 1000 डिवाइडेड बाई 500 का, तो पहले रेशो 2 था. अब आप करके देखो सर, यहां 900 कर दो और यहां पे 400 कर दो. अब बताइए अब कितना हो रहा है रेशो? सर आपने 100 की लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो 900 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, है कि नहीं है? कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे? सर ऑडिट में भी जरूरत पड़ेगी. हाँ, एग्जाम में ऑडिट में बहुत सारी जनरल एंट्री भी पूछी जाएंगी. एक बच्चा है पेपर दे के आया 2-4 दिन पहले, बोले सर 25% तो उन्होंने रेशियो एनालिसिस से पूछ लिए, 3 सिमुलेशन पूछ लिए, 4-5 जनरल एंट्री पूछ ली. मतलब 7 सिमुलेशन में 3 तो जनरल एंट्री आ गई. बोले हम तो जनरल एंट्री पढ़ के ही नहीं गए थे. मैंने सर लेकिन आपकी बेसिक फंडामेंटल क्लास अटेंड की थी तो उसमें आपने जनरल एंट्री सिखाई थी तो वो काम हो गया हमारा. अब जनरल एंट्री बड़ी टेक्निकल, अभी देखो आपसे पूछूंगा मैं. तो थोड़ा सा अकाउंटिंग का नॉलेज भी चाहिए ऑडिट में कि सर 900 का पेमेंट कर दिया तो 900 डिवाइडेड बाई 400 कितना होता है? 2.25. तो सर जरूरी नहीं है कि केवल करंट लायबिलिटी के रीपेमेंट करने भर से रेशो डिक्रीज होता हो या इंक्रीज होता हो. सर लेकिन अगर प्राइमा फेसिया देखा जाए, अगर रेशो इक्वल नहीं है, 1 नहीं है,
तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इफ करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, if current ratio is greater than 1, if liability is paid off, what impact on current ratio, what you will say? If your current ratio is greater than 1, तो अगर हम लाइबिलिटी का रीपेमेंट करते हैं तो इससे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट? तो सर कहीं ना कहीं हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या आप इस बात को रट सकते हो? तो सर क्या दिमाग लगाना पड़ेगा आपको एनालिसिस करने के लिए? क्या करोगे एग्जाम में? आप मुझे बताओ क्या करोगे आप एग्जाम वाले डे, क्या करोगे? अगर एग्जाम में ऐसा कोई एमसीक्यू आपको देखने को मिल गया या सिमुलेशंस देखने को मिल गया, तो गोल्डन वर्ड, फिगर पुट करके ही एनालिसिस करेंगे, अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे कि इंप्रूव डिक्रीज। उसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया, इफ योर करंट रेशियो इज लेस देन 1, ए कंपनी बॉट गुड्स $1,000 ऑन क्रेडिट, व्हाट इंपैक्ट ऑन योर करंट रेशियो? तो फिर आप क्या करोगे? लेस देन 1 करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा सर? ऐसे दिमाग लगाना, तो आपको लेस देन 1 बिठाना है। तो आपको पता है फॉर्मूला, तो आपको पता ही है कि सर करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट है, हमको यहाँ 0.5 लाना है, तो नीचे 500 रख देते हैं, ऊपर 1000 रख देते हैं, तो ये तो 0.5 आ गया, क्योंकि आपने बोला लेस देन 1 और बोला क्रेडिट पे गुड्स बाय किया, तो इधर 100 बढ़ाओ, इधर भी 100 बढ़ाओ, तो 600 डिवाइडेड बाई 1100 करके देखेंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे? 0.54। तो आपको रटना नहीं है, आपको वहां पे फिगर पुट करके एनालिसिस करना। एक एग्जामिनर ने सिमुलेशंस में क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताना कि अगर करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्री का करंट रेशियो 6.60 है और आपका करंट रेशियो 7 है, किस प्रकार का फ्रॉड हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ, क्योंकि एज ए ऑडिटर सोचना आपको, यहां अभी एनालिसिस करना है कि इंडस्ट्री में हम जहां बिलोंग करते हैं वो 0.60 लेकिन हमारा 0.7 है, क्या सोच, क्या दिमाग में आएगा? तो हम फिर यहां पर फिगर रख के देखें कि यार इनका 6 है ना, तो इनकी करंट एसेट्स CA 600 होगी और करंट लाइबिलिटी 1000 होगी, और हमारा 0.7 है, इसका मतलब हमारी 700 है, और करंट लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी में कोई नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने कहीं अपनी एसेट को, अगर मैं आपसे कहूं क्या कंपनी ने इन्वेंट्री को ओवर वैल्यूड किया है, ये इंडिकेशन है यस और नो, ट्रू और फॉल्स? मैंने आपसे पूछा कि क्या कंपनी ने अपनी इन्वेंटोरी को ओवर वैल्यूड किया है, यस और नो? तो ट्रू। अब मुझे बताओ, क्या ये बात आपको क्लिक कर जाएगी इमीडिएटली ऑप्शन देखते से? क्या करोगे इसके लिए? ये कैसे मैंने दिमाग लगाया कि सर कंपनी ने इन्वेंटरी का ओवर वैल्यूड किया है? हमने लॉजिक क्या लगाया? हमने देखो एक आर्टिफिशियल फिगर रखा, हमने उधर 0.6 लेकर आए, इधर 0.7 लेकर आए, और हमने 600 डिवाइडेड बाई 1000 किया, और हमने उन्होंने 700 डिवाइडेड। क्या एक और चीज हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अंडर वैल्यूड किया है? क्या हम ये कह सकते हैं? यस और नो, कितने लोगों को लगता है? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे रीजंस सोचने पड़ेंगे। तो आई गेस करंट रेशियो में हमारी सारी चीजें आ गई। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हमारी कुल लॉस हो गया, गुड्स जल गया हमारा। मैं आपको सीधे सिमुलेशंस के एग्जांपल दे रहा हूं ये, कि आप बिल्कुल भौचक्के ना रह जाएं एग्जाम में, अगर ऐसा कोई सिमुलेशन आप देख लें कि कंपनी का करंट रेशियो 2 है, कंपनी का करंट रेशियो 2 है, और कंपनी का जो 1000 का गुड्स था वो लॉस्ट हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जो क्लेम दिया है
वो 80% दिए। बताइए व्हाट इंपैक्ट ऑन करंट रेशो। उन्होंने आपका जो क्लेम दिया 80% पास किया। सभी को लिखना है, फिर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। करंट रेशियो विल डिक्रीज, इंक्रीज और नो इम्पैक्ट। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा हूं व्हाट इंपैक्ट ऑन ईपीएस। इंपैक्ट ऑन ईपीएस भी बताइए। कुछ बच्चे लिखेंगे इंपैक्ट ईपीएस इंक्रीज होगा, कुछ लिखेंगे रिड्यूस होगा, कुछ बोलेंगे नो इंपैक्ट होगा। अब आपको एग्जाम के उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में सोचना है। तो सीधी बात है सर, प्रूफ कैसे करें। अब एग्जाम में आपको तुरंत देखो एनालिसिस करना है कि सर 80% क्लेम दिया, तो सबसे पहले आपने करंट रेशो 2 रखा ना, तो आप एक आर्टिफिशियल फिगर रख लो कि यार कंपनी की करंट एसेट्स 1000 होगी और करंट लायबिलिटी 500 होगी, तो ये कंपनी का 2 रेशो आया। ये हमने सोच लिया, एनालिसिस करके सोच लिया। अब सिचुएशन क्या बोली कि यार कंपनी का 1000 का गुड्स लॉस हो गया, तो हम 1000 की जगह यहां पे इसको और ज्यादा रख लेते हैं, 10,000 और 5,000 रख लेते हैं। तो कंपनी का गुड्स लॉस हुआ 1000 से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 80 का क्लेम दे दिया, तो आप क्या करोगे। जो करंट एसेट्स आपकी 10,000 थी उसमें से 1000 का गुड्स बाहर कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 800 का क्लेम दे दिया। तो आपने 1000 तो माइनस कर दिया सर, लेकिन 800 से आपने अपने अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा दिए और उसको एज इट इज नीचे रखे रहने दिया। तो सर 10,000 माइनस सीधे कर दें 200, इतना समझ के होंगे ना। 200 कैसे कर लिया, 9800 आ गया, और यहां आपने रख दिया 5,000। तो 9800 डिवाइडेड बाई 5000 किया, तो सर ये हो गया 1.96। तो सर हमारा करंट रेशियो डिक्रीज हुआ, और करंट रेशियो डिक्रीज हुआ है वो तो सही है, लेकिन ईपीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर। ऑब्वियस सी बात है, मुझे 200 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस के कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है। सर ऑब्वियस सी बात है, लॉस के कारण मेरा प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होगा तो किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा या कम होगा। तो ईपीएस ऑल्सो डिक्रीज। आप देखो सी अंकुर, आप गलत हो गए क्योंकि आपने जल्दबाजी कर दी। तुमने कुछ नहीं लिखा था, मैंने तुम्हारा आंसर चेक किया था। तो अब आपको मैंने ईपीएस के बारे में पूछा, व्हाट इंपैक्ट ऑन ईपीएस। तो ईपीएस विल ऑल्सो डिक्रीज। तो आपको ये सारी, अब आगे एग्जामिनर और पूछ सकता है व्हाट इंपैक्ट ऑन टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो। अब असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाई एसेट। तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली एसेट आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। एक रेशो का इफेक्ट बहुत सारी जगह पड़ सकता है। तो सर ये एंडलेस है। करंट रेशो का एनालिसिस आपको बहुत तगड़े लेवल पर आना चाहिए, कम से कम एक सिमुलेशन देखने को मिल सकता है। तो अब मुझे बताइए, अभी ये जो 15-20 मिनट में आपके सामने बोला हूं, क्या सीखा आपने आज। क्या सीखा, कुछ एक लेसन लेकर जाओगे ना। क्या 2 लेसन लेकर अपने दिमाग में अगर अपने को बिठाना हो कि एनालिटिकल प्रोसीजर का एनालिसिस करते समय, सर सबसे बड़ी बात जो आपको सीखना चाहिए बेटा, करंट असेट और करंट लायबिलिटी पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या है, और एक रेशो के कारण बैलेंस शीट में कहां कहां इंपैक्ट पड़ सकता है। ये सोचने की क्षमता आपके माइंड के अंदर बिल्ड हो जानी चाहिए। और एक बात, एग्जाम में सिमुलेशंस करते समय मेरी इस बात को याद रखना, सीपीए के फार में और सीपीए के ऑडिट में अगर ये रेशो एनालिसिस पूछ लिया जाए, वहां आपको पेपर पैड मिलेगा,
आर्टिफिशियल फिगर पुट करके ही आंसर निकालने की कोशिश करना, और जितना जल्दी हो सके सारी चीजों को एनालिसिस करना कि यार करंट एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स आल्सो इंक्लूड इन टोटल एसेट्स, कि करंट एसेट्स बोला है तो उसके करंट टर्नओवर रेशियो पे भी इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि करंट एसेट्स इज ए पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स। तो हर वो छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्विकली चलनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सीपी की एग्जाम में वही बच्चे पास होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे कल इंडिया का सेमीफाइनल है ना, आप लोगों का भी फाइनल है, फाइनल का नॉकआउट मैच होता है, प्रेशर होता है, कितना ही अच्छा पड़ा हुआ हो, लीग मैच में कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर दी हो आपने, यहाँ पे मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पता चला आपका 80-90 आ रहा है, लेकिन वो जो मैच है वो नॉकआउट मैच है, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, वहां 4 साल में मौका मिलता है या 55,000 खर्चा करके मौका मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है अपने को कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होना चाहिए, और एग्जाम में बैठे बैठे मेरी इस बात को याद करना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी तक कोई भी एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं मिला जो बोले सर मैंने फियरलेस एग्जाम दी, बहुत इजी लगी। अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए बने, बोले सर वो चारों पेपर का मैं अगर आपको एक नटशेल में कहूं कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस डूल गया था, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस था कि यार कितना ही टफ क्यों ना, आई वांट टू गिव माय 100%, उसी एबिलिटी ने उनको पास कराया है। तो बस ये एनालिसिस ध्यान रखिए कि करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब रेशियो का एनालिसिस हमने यहां मेंशन किया है, the changes in the ratio may be caused by changes in composition of current assets, typically cash, receivables and inventories, and current liabilities, typically account payable, notes payable। तो जो भी current assets और current liabilities में changes आएगा उसके कारण चेंज आता है। तो फिर एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया गया है, if ratio is less than 1, equal increase in the numerator and denominator increase the ratio। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, घर पर जाकर इस लाइन को पढ़कर दो फिगर रख के देख लेना है कि सर अगर करंट रेशियो लेस देन 1 होता है और अगर इक्वल इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है तो रेशियो इंक्रीज होगा, और इक्वल डिक्रीज द रेशियो डिक्रीज, इफ द करंट रेशियो इज मोर देन 1, इक्वल इंक्रीज इन द न्यूमरेटर एंड। तो उन्होंने देखो अधूरी बात लिखी, उन्होंने अधूरी बात लिखी लेस देन 1 और मोर देन 1, इसका मतलब सर एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है जो मोर देन 1 हो, लेस देन 1 तो आपने बता दिया और इक्वल टू भी बता दिया। तो सारे एनालिसिस करके आपको, और एग्जाम में आपका दिमाग तेज गति से चले तो ऐसा एरो पहले से बना के रख लो अपने नोट्स में कि अगर करंट रेशो मोर देन 1 हो तो क्या होता है, लेस देन 1 होता क्या होता है, और अकेले 1 होता तो 3 सिचुएशन, व्हाट इंपैक्ट ऑन करंट रेशो। ये एनालिसिस घर पे करके रखो जिससे माइंड में आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाए। तो ये चीजें आपको करनी है। अगला रेशियो क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि क्विक एसेट मतलब ऐसी एसेट विच इज रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ, करंट एसेट्स विच इज रियलाइजेबल विद इन 1 ईयर, और करंट क्विक एसेट्स मतलब विच कैन बी रियलाइज इन कैश वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें दो चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता। कौन सी दो चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता, एक इन्वेंट्री को कंसीडर नहीं किया जाता और एक प्रीपेड को कंसीडर नहीं किया। इन्वेंट्री को कंसीडर ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन्वेंटरी पहले अकाउंट रिसीवेबल में बदलेगा, तो इन्वेंटरी पहले सेल होगा सर, तो सेल होने में समय लग सकता है, और सेल होगा तो अकाउंट रिसीवेबल में बदलेगा, और अकाउंट रिसीवेबल कैश में बदलेगा, तो इट मे टेक मोर देन 3 मंथ। दैट्स व्हाई इन्वेंट्री को कंसीडर नहीं किया गया, तो वो क्विक एसेट्स में शामिल। ऐसे ही एक बात ध्यान रखना, करंट लायबिलिटीज में आप कई बार फंस जाओगे। एग्जामिनर आपको देगा डेफर्ड टैक्स और इनकम टैक्स, बताइए इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी आपको लगती है? 3 मंथ क्विक क्विक के लिए तो सर डेफर्ड टैक्स इज ए नॉन करंट लायबिलिटी, कहीं लिखा नहीं है बस याद रखना, डेफर्ड टैक्स इज नॉन करंट लायबिलिटी। कितनों को डेफर्ड टैक्स नहीं पता है?
नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फंडामेंटल क्लासेस एफएआर की भी हैं, उसको भी आप देख लें, उसमें मैंने डेफर टैक्स पढ़ाया हुआ है। तो ऑडिट पढ़ने के साथ साथ आपको कोशिश करना है कि जो मेरी फार की कुछ फंडामेंटल क्लासेस हैं उसको आप पढ़ के रखें। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये 2-3 एनालिसिस हमने किए। अगला इन्वेंटोरी टर्नओवर रेशियो। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। अच्छा, कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि सर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर भूल गए तो कैसे याद रखें कि क्या डिनोमिनेटर में आता और क्या न्यूमरेटर में आता? कोई ट्रिक है इसकी? भूल गए तो सर क्या ट्रिक है, किसी को पता है? कुछ तो ट्रिक होगी सर। तो हमेशा ध्यान रखो, जो बैलेंस शीट की आइटम होती है वो डिनोमिनेटर में आती है 99% केस। याद रहेगी बात। बैलेंस शीट आइटम डिनोमिनेटर में, तो असेट टर्नओवर रेशो। तो बताइए एसेट टर्नओवर में एसेट कहां पे आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी, टर्नओवर ऊपर आ जाएगा। इनमें उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो बैलेंस शीट में सर अकाउंट रिसीवेबल आते हैं। हाँ मोइन, आप सही कह रहे हैं कि वो करंट एसेट्स की जो डेफिनेशन है एज पर यूएस गैप 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेटर, हाँ ये सही है। लेकिन मैंने एक जनरल बात की, मैं अगर स्पेसिफिकली यूएस गैप की डेफिनेशन पढ़ूं एज पर द करंट एसेट्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वहां मैं अभी उस पर जा नहीं रहा हूं। तो हमने क्या बात करी सर कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हम बैलेंस शीट के आइटम मान लेंगे। अब आगे एग्जामिनर ने आपसे फिर पूछा कि इंडस्ट्री का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो 2 है और आपका 3 है, क्या फर्क पड़ता है इससे? योर, ये आप हो, यू। बताइए रीजन बताइए। कि सर इंडस्ट्री का 2 है, हमारा 3 है। तो सर हम फिर क्यों, आप भी ऐसी बातें करते हो तो आप यहां पे सर फॉर्मूला रखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये आपने बोला। तो इनका इंडस्ट्री का 2 है, मतलब इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1000 है तो उनके पास 500 का स्टॉक है, और हमारा उल्टा है। अब हम एनालिसिस कर पाएंगे सर 2 और 3 का। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो गुड्स है वो फास्ट मूविंग है, हमारा जो गुड्स है वो जल्दी बिक जाता है, ये कह सकते हैं हम। किसके पास ऑब्सोलेट इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हो सकती है? अगर इंडस्ट्री छोड़ो, दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हो आप, किसके पास ऑब्सोलेट इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हो सकती है? ये ऐसा लिख लो, कम ए 2 वाले के पास या बी? ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, आंसर देना है आपको, ए और बी। अब कई बच्चे बोलेंगे बी के पास ऑब्सोलेट इन्वेंट्री होगी। बेटा सिंपल सी बात है, मेरे पास मैं 3 गुना तेजी से माल बेचता हूं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। 3 टाइम्स मोर सेल है मेरी स्टॉक की, और उनके पास 2 टाइम है। तो किसका माल जल्दी बिकता है? सर बी का माल जल्दी बिकता, तो जिसका माल जल्दी बिकता है उसका माल ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं, या जिसका माल देरी से बिकता है उसका माल खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं? तो सर ऑब्वियस सी बात है, जो ए है उसके पास ऑब्सोलेट इन्वेंट्री ज्यादा हो सकती है। सर लास्ट ईयर हमारा 2 था, इस साल 3 है, एज ए ऑडिटर क्या इंडिकेशन है?
लास्ट ईयर इसी कंपनी का 2 था, इस साल 3 है। क्या हम ये इंडिकेशन हो सकता है ऑडिटर को कि कंपनी ने कहीं फिक्टिटियस सेल डाली हो? ऐसा हो सकता है क्या? यस और नो? आप तो ऑडिटर हैं, आपको क्या मेंटेन करना है ऑल टाइम? कि 2 से 3 रेशो देख के खुश हो जाओगे, या कोई एक वर्ड मैंने आपको सिखाया है? क्या सिखाया मैंने आपको ऑडिट में? एक वर्ड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सिखाया है कि नहीं सिखाया है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या बोलता है? कि सर 2 से 3 हो गया, मतलब कंपनी के पास आज भी स्टॉक 500 का है, पीछे भी 500 का था, लेकिन इस बार रेशियो 3 हो गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने सेल बढ़ाई है। और सर सेल कहां बढ़ाई? आपने तो सीओजीएस लिखा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो सेल नहीं लिखा है। बेटा अगर सीओजीएस बढ़ा है तो अल्टीमेटली सेल भी बड़ी होगी, क्योंकि सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। तो कहीं ना कहीं इट इज द इंडिकेशन ऑफ की कंपनी फिक्टिटियस सेल्स रख रही है। क्या कर रहे हैं सर हम? ये वी आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या लगा रहे हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। चलो उल्टा बोलते हैं, कंपनी का इस साल, पिछले साल 3 था, इस साल 2 है, क्या इफेक्ट हुआ? क्या ये रिसेशन का इंडिकेशन है और नो? इट इज इंडिकेटर ऑफ रिसेशन। और सर आपको इंडिकेशन मिल गया तो उसके बाद क्या करोगे? बैलेंस क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को एडवर्स डिस्क्लेम, और क्या करेंगे? मैं देखना चाहता हूं कितनों को याद है कि आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, मैनेजमेंट बोल रही है रिसेशन है, क्या करोगे उसके बाद? उसके बाद क्या करोगे? बैलेंस शीट को डिस्क्लेम करना है, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट को डिस्क्लेम करना है, एडवर्स देना है, क्वालिफाइड ओपिनियन देना, क्या करना है? जल्दी बोलो बेटा, पार्टिसिपेट कर रहे हो। कई बच्चे बोर हो जाते हैं, बोले सर स्लो पढ़ाते हो आप। बेटा मैं स्लो नहीं पढ़ाता, मैं तो और भी स्पीड से पढ़ा सकता हूं। कितने बच्चों को लगता है डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड? वो हाथ खड़ा कर दें। कई बच्चे बोल रहे सर क्वालिफाइड ओपिनियन। अरे यार किसी कंपनी का टर्नओवर रेशो गिर गया तो क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे आप? चलो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। टर्नओवर रेशो अगर कम हो रहा है तो वी शुड गिव मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियन? जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड? जिनको लगता है मॉडिफाइड दे शुड मेंशन मॉडिफाइड। तो सर अनमॉडिफाइड सर कंपनी के फाइनेंशियल, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर इंडिकेशन कर सकता है, तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। हमें बेटा आप लोगों को है ना एग्जामिनर एक आपके सामने है ना, जैसे चूहा होता है ना, ऐसे वो एक खरगोश के सामने गाजर लटकाएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको सीधे अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड की क्या आपके पास ऑडिट एविडेंस है? क्यों भूल जाते हो कि सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को या किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए यू शुड हैव एविडेंस। और एविडेंस केवल एनालिटिकल प्रोसीजर से पता चला कि कंपनी में रिसेशन आया है, कंपनी का स्टॉक टर्नओवर रेशो 3 से 2 हो गया, तो क्या हम सीधे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दें? यू शुड हैव एविडेंस। और एविडेंस कैसे मिलेंगे सर? क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से लगेंगे? नहीं सर, वी हैव टू फर्दर पुट फर्दर ऑडिटिंग प्रोसीजर। ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? एक्सपीरियंस से आएगा। तो बात समझ में आई सर कि यहां पर टेढ़ी खीर है ऑडिट भी? समझ में आ गया कि ऑडिट सरल है? सरल तो नहीं लग रहा ऑडिट अब आपको? बेटा ऑडिट सरल बिल्कुल भी नहीं है। इस मिथ में बिल्कुल मत रहना कि ऑडिट सरल है। मैं सच बोल रहा हूं, ऑडिट फार से डिफिकल्ट है। पर मैं ऐसा बात बोल दूं पब्लिकली तो लोग मानते नहीं ना। वो मानते कब हैं? जब आप सागर में उतरते हो तब पता चलता है। चलिए अगला रेशो,
एसेट टर्नओवर रेशियो, हायर द बेटर लोअर द बेटर, फटाफट आंसर दो, हायर द बेटर लोअर द बेटर, और कांट से, यस सर सब्जेक्टिव। अगर प्राइमा फेसिया आपसे, चलो सब्जेक्टिव कांट से को हटा दिया, तो दो ही ऑप्शन हो, हायर द बेटर लोअर द बेटर। क्या इंडिकेशन करता है असेट टर्नओवर रेशियो? सर फिर हम एक काम करेंगे कि हमारे पापा ने हमको दिए, बच्चों जैसे, कई बार हमें थोड़ा सा सिंपल तरीके से सोचना चाहिए कि यार हमारे पापा ने हमको दिए, बोले 1000 से बिजनेस करो, 1000 रुपए दिए बेटा लो कैश, और हमने उस 1000 के को लेकर 5000 रुपए का गुड्स बेच दिया, तो मतलब हमारा रेशो आया 5। और हमारे दोस्त के पापा ने उसको 1000 रुपीज दिए और वो केवल माल बेच पाया 4000 का, तो उसका रेशो आया 4। इसका मतलब हम 1000 रुपए से 5000 की सेल कर पाते हैं, और वो 1000 से 4000 की ही 1000 को इन्वेस्ट करके ओनली 4000 की सेल कर पाता, तो हमारी कंपनी बेटर है। तो कितना इन्वेस्ट, तो अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि किसका आरओआई ज्यादा हो सकता है, तो आप समझ जाओगे आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो अलग मैटर आएगा, उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो सर रेशो एनालिसिस आपको एक इंडिकेटर्स देता है। अब एग्जामिनर ने फिर से पूछा कि इंडस्ट्री का 7 है और आपका 8 है, किस किस प्रकार की आपको रिस्क असेसमेंट लग रही है, किस एरिया में रिस्क लग रहा है, रिस्क क्या है? इंडस्ट्री का 7 है, आपका 8 है, व्हाट इज द इंडिकेटर? हाँ युगल प्रधान समझ गए कि मैं ये देखना चाहता हूं अभी पढ़ के आए हो, अभी लिख पा रहे हो कि नहीं, लिखो बेटा, सभी लोग आंसर दिए, व्हाट व्हाट इंडिकेटर्स। हाँ गुरनूर भी समझ गए, जो बाकी नहीं समझ रहे हैं वो क्या आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, मेरा भी और अपना भी समय खराब कर रहे हैं, बट मुझे क्लास में इस फंडामेंटल सेशन में शायद मैं आपसे मेन क्लास में उतने फीडबैक ना लूं, पर अभी मैं ले रहा हूं। नहीं गुड है या बेटर है मैं नहीं पूछ रहा हूं, व्हाट रिस्क ऑडिटर कैन थिंक। कई बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर सेल कम दिख रही है सर उनको, नहीं बेटा यहाँ पर सेल कम नहीं है, यहां पर आपकी सेल ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने बोगस सेल्स तो नहीं काट ली, तो बोगस सेल्स की कहीं ना कहीं ये आपको फिक्टिशियस सेल्स की ओर इंडिकेशन दे सकता है। तो सोचिए बीइंग ए पब्लिक अकाउंटेंट, जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से उठाएंगे टोटल एसेट्स, बोले यार 1000 करोड़ की 7000 की, पिछले साल तो 7000 की सेल्स थी, इस साल वही एसेट लगाकर कंपनी ने 8000 की सेल कर ली, मतलब असेट में कोई चेंज नहीं, सेल सीधे कितने परसेंट से बढ़ गई, आपने दिमाग लगाया 1000 डिवाइडेड बाई 7000, परसेंटेज कैलकुलेट किया कि 1000 डिवाइडेड बाई 7000, इसका मतलब कितना परसेंट है, 1/7 करें तो 14% से कंपनी की सेल बढ़ गई है, तो कंपनी की 14% से सेल बढ़ी है, 14% से सेल बढ़ी, तो 14% से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा है तो वेजेस बढ़ना चाहिए, सेल बढ़ी है तो कैश बढ़ना चाहिए या अकाउंट रिसीवेबल बढ़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, ये व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप बताइए, क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो। सर ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ओवरऑल कंक्लूजन किसके थ्रू निकाला जाता है? तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर जब आपने समझाई थी तो एक तो प्लानिंग स्टेज पे, ये प्लानिंग स्टेज पे है या बैलेंस शीट स्टेज पे है बताइए, ओवरऑल कंक्लूजन एग्जामिनर ये पूछेगा, इट इज प्लानिंग स्टेज और इट इज ओवरऑल कंक्लूजन, प्लानिंग पे क्यों नहीं है, बताओ प्लानिंग पे क्यों नहीं है? क्योंकि प्लानिंग में आप किसी कंपनी का एक्चुअल डेटा नहीं चेक करते कि कंपनी की 1000 की सेल बढ़ गई है,
तो ये आपके बैक ऑफ माइंड में बैठ जाना चाहिए। ओवरऑल कंक्लूजन। और सर ड्यूरिंग द क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि सर ड्यूरिंग द ईयर हम कभी भी एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाते, जनरली नहीं लगाते। जनरली या तो बिगिनिंग स्टेज पे लगाते हैं या ओवरऑल कंक्लूजन के टाइम लगाते हैं, प्लानिंग स्टेज पे लगाते हैं या तो एग्जामिनर को ये पता है कि आप अगर केवल पढ़कर आ रहे हो, और एनालिसिस तो ध्यान रखिए शायद से ऑडिट में आपको सुनना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सच बोल रहा हूं। आप पढ़ो ना पढ़ो, बुक की रीडिंग नहीं भी करोगे तो भी पास हो जाओगे आप, अगर मेरे लेक्चर को सुन लिए, क्योंकि मैं आपको वो एग्जांपल्स दूंगा। मतलब आपको एक काम करना है, जब हमारी मेन क्लास शुरू हो जाएगी, मेरे लेक्चर को सुन लिया और सीधे जंप मार के देखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, 80% सही होंगे आपके। यू डोंट नीड टू रीड इवन ए बुक। मैं इतना आपको टेक्निकली शार्प करने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो तभी हो पाएगा जब आप आंसर दें। लेकिन अगर आप क्लास में आंसर नहीं देंगे, सोते रहेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इंडस्ट्री का एनालिसिस किया। दिस रेशियो कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एसेट टर्नओवर इन सेल्स, तो हायर द बेटर। सर लोअर, क्या मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है? यस और नो? मैनेजमेंट नॉट इफेक्टिव, यस और नो? लोअर टर्नओवर रेशियो। यस सर, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, अगर उल्टा होता कि मैनेजमेंट का 5 होता, कि आपका जो मैनेजमेंट है वो 1000 का इन्वेस्टमेंट करके केवल 5 टाइम ही सेल कर पा रहा है, और इंडस्ट्री 1000 का इन्वेस्टमेंट करके, तो ये एक, इट इज जजमेंटल और इट इज फैक्चुअल। एग्जामिनर ये पूछ लेगा, इट इज जजमेंटल ओपिनियन और इट इज ए फैक्चुअल ओपिनियन। जजमेंटल और फैक्चुअल। अब आपको ये फैक्ट कहां है, जजमेंटल हो सकता है सर, उस कंट्री उस वो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि जिसका रिसर्च मार्केट में वही नहीं है, तो अब आप फैक्ट कैसे कह सकते हो? यार मार्केट शेयर ही नहीं है। अब मुझे बताओ, इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता तो क्या करोगे आप? इंडिया में रोबोट नहीं बिकते, नहीं खरीदते लोग रोबोट अपने लिए घर पे। तो जब किसी कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी टर्नओवर नहीं बढ़ा पा रहे। तो ये केवल इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि मैनेजमेंट, आप तो ये जजमेंटल है। तो मैं आपसे पूछूं, ऑडिट में जो एनालिटिकल प्रोसीजर जो भी आपको इंडिकेशन देता है, वो फैक्चुअल होता है या जजमेंटल होता है? तो हमेशा क्या बोलोगे आप? जजमेंटल। और दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। यही सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सोचनी होगी। तो फैक्चुअल मतलब विच कैन बी प्रूव्ड थ्रू एविडेंस, प्रूव्ड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर किसी चीज को आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो हमेशा जजमेंटल होगा। बस समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी पढ़ेंगे हम। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का कनेक्शन किससे होना चाहिए? हाँ, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रियल फिगर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो इंडिकेटर होता है ना। एनालिटिकल प्रोसीजर इंडिकेटर होती है, एक्चुअल थोड़ी होता है। ये तो आप असेस कर रहे हो कि यार कंपनी का मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। अब मार्केट में रिसेशन आ गया, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या कर लेगा? मैनेजमेंट वो आपके कस्टमर क्रेडिट पे मांग रहे, नहीं हमको क्रेडिट नहीं देना है, क्या करोगे आप? नहीं सेल कर पा रहे हम, नहीं बेच रहे हम माल। तो ये भी डिपेंड करता है ना कि आप अपनी फंड को ब्लॉक नहीं करना चाहते हो। तो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर मैटर्स। तो केवल एनालिटिकल प्रोसीजर केवल इंडिकेटर्स है। इसीलिए तो मैंने बोला एनालिटिकल प्रोसीजर के बाद आपको फर्दर ऑडिटिंग प्रोसीजर लगानी पड़ती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंट टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का रिलेशन होगा क्रेडिट सेल्स से डिवाइडेड बाई एवरेज एआर। बेटर शुड बी, हायर शुड बी ग्रेटर, हायर शुड बी बेस्ट, और लोअर शुड बी बेस्ट? हायर और लोअर। और वी शुड इंप्रूव। अभी आप देखते, पहले आप आंसर लिखो।
अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा फिर लोअर और हायर। एनालिसिस करो हमेशा फिगर रखे। देखो आप गलती कर रहे हो, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने फिगर नहीं रखा। सर आपने बोला क्रेडिट सेल्स, क्या बोला? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेट। हम एक जैसी सिचुएशन ले लेते हैं दो जगह, ये ए कंपनी, ये बी कंपनी। इसको ले लेते हैं 500 और इसको ले लेते हैं 200। तो इसका आया 2, इसका आया 5। मतलब 1000 का गुड्स बेचा, अभी भी 500 लेना बाकी है, और यहां पर 200 ही लेना बाकी है। तो अकाउंट रिसीवेबल से ज्यादा लेना अच्छी बात है या कम लेना अच्छी बात है? तो सर ऑब्वियसली बात है, मेरा जितना अकाउंट रिसीवेबल में पैसा कम फंसा होगा, उतना मेरे लिए कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन है कि मुझे पता मेरी बेड डेप्थ मैक्सिमम 200 हो सकती है, यहां पे बेड डेप्थ 500 हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत रिलैक्स्ड है। कहां पर? कंपनी ए के केस में कि वो 50% अपने कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, और ये केवल अपने कस्टमर को 20% गुड्स क्रेडिट पे बेचता है। ये मीनिंग है इसका, अगर एवरेज निकाला जाए तो। अब आप खुद बताओ कि आपकी सेल का 50% क्रेडिट में हो जाए और आपकी सेल्स का 20% क्रेडिट में हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर डेटर टर्नओवर रेशो या अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हाई होगा तो कंपनी की बेड डेप्स कम से कम होगी। कहां पर, इस किस सिचुएशन में करंट रेशियो पे, क्या इस किसी कंपनी का डेटर टर्नओवर रेशियो हाई है तो उसका करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? सर देखा जाए तो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कैश भी आपका करंट एसेट्स होती है और अकाउंट रिसीवेबल भी आपकी करंट एसेट्स। तो आपको फिर फिगर रख के पुट करके ही डिसीजन मेकिंग करना। डिसीजन मेकिंग आप ओरल नहीं कर सकते। तो सर क्रेडिट पॉलिसी कहीं ना कहीं ये है, और अगर क्रेडिट पॉलिसी हमारी बहुत टाइटन है तो नुकसान क्या हो सकता है? गिव मी वन एग्जांपल कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या नुकसान हो सकता है? हाँ यही सुनना चाह रहा हूं मैं। सर वी कैन लूज सम सेल्स, क्योंकि कस्टमर बोलता उधारी में देते हो तो आते हैं, नहीं तो नहीं जाते, नहीं तो नहीं करना आपके पास। और उधारी देने में एक फायदा भी तो है सर, एक नुकसान हो रही है, एक और नुकसान बताओ। एक नुकसान बताओ, अगर क्रेडिट पॉलिसी बहुत रिलैक्स है, एक नहीं दो नुकसान बताओ। दो नुकसान चाहिए मुझे। पहला तो बहुत इजी है सर, बेड डेप्स। दूसरा जो बता देगा वो थोड़ा बेटर सोच पा रहा है। बेड डेप्स तो सब बता देंगे सर, ज्यादा उधारी देती है। कलेक्शन एक्सपेंसेस के अलावा एक सबसे बढ़िया वर्ड चाहिए मुझे, सर इंटरेस्ट कॉस्ट, वर्किंग कैप। इंटरेस्ट कॉस्ट सर हमारी बहुत ज्यादा लग सकती है, क्योंकि कस्टमर को उधारी देने के लिए कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे होंगे। वो फंड हमने ब्लॉक कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमने फंड ब्लॉक कर दिया। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, अगर किसी का डेटर टर्नओवर रेशियो हाई है तो उसको कम रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है या ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा रेट पे लोन मिल रहा है या कम रेट पे लोन मिल रहा है। अब आपको सोचना है, ये मैं आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं कि अगर आपका डेटर टर्नओवर रेशियो हाई है तो आपको कम रेट पर इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है या आपके कॉम्पिटिटर को कम पे मिलता है? आप बताओ, आपका डेटर टर्नओवर रेशियो हाई है तो यू आर गेटिंग लोन चीपर और एक्सपेंसिव? तो सर वी आर गेटिंग ऑन ए चीपर, क्योंकि तभी तो हमको चीप मिल रहा है, तभी तो हम उधारी बांट रहे हैं। तो सर इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हमको हमारा माइंड पूरा खुला छोड़ना है।
जो भी थॉट हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको ब्रॉड सोचना सीखना है, और ऑडिट पास करने की यही एक स्किल है कि कुछ भी आपके दिमाग में अगर आ रहा है, और ऑडिट पास करते समय जब आप ऑडिट के जब क्वेश्चंस करेंगे, 50% क्वेश्चन आपके पहले शॉट में गलत हो जाएंगे बेटा, सच में गलत हो जाएंगे, देख लेना आप, अजमाना आप, जब मैं आपसे करवाऊंगा। लेकिन अगर 50% क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं तो सर हमारे पर तो क्वेश्चन मार्क हो गया। लेकिन अगर आपने मेरी इस बात को ध्यान में रख लिया कि सर चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद 60 सेकेंड रूल को फॉलो करना है। 60 सेकेंड रूल होता है कि 1 मिनट तो कम से कम हमको सोचना ही है हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपके माइंड की इतनी पावरफुल एनर्जी आपके दिमाग में वो क्लिक करेगी कि सेकंड थॉट तुरंत क्रिएट होगा आपके माइंड में। आप खुद नहीं क्रिएट करोगे, आप क्रिएट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, मैंने एज ए स्टूडेंट पढ़ के एनालिसिस किया हुआ है कि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो 60 सेकंड पढ़ो। मैंने एक बार रेंडमली क्या किया, रेंडमली सॉफ्टवेयर में 25 क्वेश्चन उठाए, और मैंने बोला कि यार इस 25 क्वेश्चन को मैं 50 सेकंड में करूंगा, और फिर वही दूसरे चैप्टर के 25 क्वेश्चन उठा, मैंने नहीं इसको 50 नहीं मैं 2 मिनट में करूंगा। मेरा 90 स्कोर आ रहा था और दूसरे में 70 आया। तो 20% का मार्जिन केवल एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ऑडिट में भी पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे लेवल पर, और सिर्फ अच्छे लेवल पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, अच्छे लेवल पर सोचना पड़ेगा। और ध्यान रखिए ऑडिट जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, हायर द बेटर, लोअर द बेटर। डेट इक्विटी रेशियो, हाँ डेफिनेटली मोइन तुमको हेल्प करेगा, सी इंटर में तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है। सर लोअर द बेटर या हायर द बेटर, सर फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप सर रख के देखते हैं ना। आपने अभी बोला हम फिगर रख के देखेंगे। इस कंपनी के ऊपर 1,000 का कर्जा है, 5,000 की एसेट है, तो कितना हो गया? 0.5। इस कंपनी के ऊपर 2,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ 0.5 नहीं होगा, 1/5 है ना, तो 1/5 मतलब 20%। 20% डेट है, यहाँ पे 50% डेट है। तो जिस कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन ज्यादा होता है, तो टोटल इक्विटी का एक और मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इक्विटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इक्विटी? गिव मी योर आंसर। सर मैं ऐसा कह सकता हूं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल इक्विटी का मतलब टोटल एसेट होता है? ट्रू और फॉल्स? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको ट्रू लिखते हैं। बेटा फॉल्स है। टोटल इक्विटी का मतलब कभी भी टोटल एसेट नहीं हो सकता। अगर सर टोटल इक्विटी में टोटल डेट जोड़ दिया जाए तब जाके टोटल एसेट होगा, ये गलती कर जाते हैं बच्चे। एग्जामिनर को भी पता है टोटल एसेट की जगह नेट एसेट इज द बेटर वर्ड। अब आपको बैलेंस शीट बनाते आनी चाहिए, मतलब सर बैलेंस शीट का नॉलेज कंपलसरी है। जल्दबाजी करी, देख लो अंकुर तुमने गलत कर दिया। जल्दबाजी करी तो दुर्घटना घटी। 1-2 मार्क्स भी कई बार इधर उधर गेम ओवर कर सकते हैं कि वहां पर नेट एसेट लिखा है या टोटल एसेट लिखा है। टोटल इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब सर कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, जो ऑनर का फंड है। तो ऑनर के फंड में आउटसाइडर का भी तो फंड जोड़ दिया जाएगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं टोटल डेट प्लस टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। बात समझ में आ गई? तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये रेशो अगर लोअर है तो अब इससे आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो।
तो इसका इंपैक्ट ओवरऑल क्या पड़ सकता है? तो सर अगर किसी का, चलो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, दो कंपनी है, एनालिसिस, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, सेम लाइन है ना, 1000 लिख दिया रैंडम फिगर। इसका डेट इक्विटी रेशियो 0.5 है, इसका पॉइंट, ईपीएस किसका ज्यादा होगा? ये कंपनी ए, ये कंपनी बी। तो सर फिर जल्दबाजी नहीं करना है, फिगर रख के सोचना है सर। सर रख देते हैं, यहां पे 500 का डेट है, इक्विटी हमने 1000 रख लिया। अब हमने तो इक्विटी रखा ना नीचे, 300 का रखा, यही पोजीशन है। अब यहां पर डेट कम है, डेट लो है ना, तो अगर डेट लो है तो इंटरेस्ट कम है, और इंटरेस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसा सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सर, ईपीएस भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने नीचे इक्विटी तो कॉमन रख दिया है ना। इक्विटी तो आपने नीचे 1000 दोनों में रख दिया, तभी तो पॉसिबिलिटी बनी। तो आपको हमेशा फिगर रख कर ही सोचना है। आज की इस लेसन का सार ही यही है बेटा, कि कितने ही स्मार्ट क्यों ना बन जाओ, एग्जाम वाले दिन याद रखना, सर ने बोला था कॉपी पे लिखे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कागज पे लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि अच्छा 500 300, एक आर्टिफिशियल फिगर रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप कभी भी चीजों को मगअप नहीं कर सकते कि ये पोजीशन होगी, मैं भी नहीं कर सकता। आप मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ लो सर किसका, मैं गलत बोल जाऊंगा, लेकिन जब मैं कॉपी पे फिगर रखूंगा तो मेरे को दिमाग आएगा अच्छा 500 300, इधर डेट ज्यादा है इधर डेट कम है, डेट कम है मतलब इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट कम है मतलब प्रॉफिट कम है। अब एग्जामिनर पूछेगा टैक्स कहाँ पे ज्यादा है, फिर क्या बोलोगे? टैक्स कहाँ पे ज्यादा है, तो फिर टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल सोचना पड़ेगा कि जहां इंटरेस्ट की डिडक्शन ज्यादा है वहां पे टैक्स, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कहां पे ज्यादा है सर, यहाँ पे ज्यादा। तो वो बहुत सारे मेट, वो एक इंडिकेशन होता है, केवल एक इंडिकेशन होता है जो आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे 2 3 4 रेशो और हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में क्या करेंगे।